एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। देखिए इससे पहले आपने देखा कि बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड अगर है तो उस टाइम पे अगर आपका बीओपी डेफिसिट या सरप्लस में होता है तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। जब भी गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया फिर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो वहां पर क्या होगा, एक तरीके से जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मेंटेन कैसे रखे, वो उसको किस तरीके से फॉरेन रिजर्व को सेल करके या परचेज करके उसको मेंटेन रख सकती है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है उस समय अगर आपका बीओपी डेफिसिट या सरप्लस में होता है तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, यहाँ पर जो इसकी करेक्शन होगी वो एक तरीके से प्राइस के थ्रू होगी। जो भी गुड्स के प्राइस होंगे उनके थ्रू यहाँ पर करेक्ट होगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि प्राइस जो मैंने वर्ड यहाँ पर बोला है उसका मतलब क्या है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये टॉपिक को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अजम्पशन की। इसकी कुछ अजम्पशन है। जो अजम्पशन है वो कौन सी है कि पहले हम बात करते हैं कि दो कंट्री है, यानी कि कोई भी दो कंट्री आप मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि ब्रिटेन और यूएस की हम बात कर रहे हैं और दोनों कंट्री के अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अभी बताऊंगी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज क्या होता है। फिर है कि बीओपी जो डिसइक्विलिब्रियम में है वो ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाता है किसके थ्रू, एक्सचेंज रेट के थ्रू। और एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा है, फ्लेक्सिबल। फिर है कि प्राइस आर फ्लेक्सिबल इन बोथ द टू कंट्रीज, जिनकी दोनों देशों के अंदर जो वस्तुओं के प्राइस है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, उनमें किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर फ्री ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, और दोनों देशों के अंदर जो व्यापार होता है वो भी किसी प्रकार का वहां पर टैरिफ या कोटा नहीं है, इनकी बिना रिस्ट्रिक्शन के ही आपस में ट्रेड है, फ्री ट्रेड है। तो जो फ्री ट्रेड होता है तो उसमें क्या होता है, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसकी कुछ अजम्पशन है जो आपने देखी। अब आते हैं इसकी मीनिंग के ऊपर कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम होता है इसका मतलब ये होता है कि जब डिमांड और सप्लाई, यानी कि जो डिमांड और सप्लाई है, अब एक्सचेंज सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है, उसकी डिमांड और सप्लाई की हम बात कर रहे हैं कि जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है उसको करेक्ट कर देती है। तो आपने देखा यहाँ पर एक तरीके से जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली अगर आपका बीओपी असंतुलन में है तो उसको करेक्शन का काम करती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट या सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसको आगे आने की जरूरत नहीं है। वो डिमांड और सप्लाई किस तरीके से काम करती है उसी के बारे में हम अब जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसके कुछ डायग्राम्स, और डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो क्या है। तो देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो आपने देख लिया कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम कर रही है, वर्क कर रही है। जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज हैं, ये देखिए ये होती है जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी सप्लाई, ये फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, और ये होती है उसकी डिमांड, ये होती है डिमांड। जहां पर डिमांड और सप्लाई जो एक तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पर निकल कर आती है एक्सचेंज रेट, और यहाँ पर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं किसकी, जो फॉरेन करेंसी है। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई की बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाए या फिर डिक्रीज कर जाए तो उस समय क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए दो चीज़ों को आपको समझना, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डेप्रिशिएशन और एक होता है एप्रिशिएशन की मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि। जो मूल्य ह्रास और जो मूल्य वृद्धि है, मूल्य ह्रास या डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि मूल्य ह्रास का मतलब होता है यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन होता है उसका ये मीनिंग होता है कि फॉरेन कंट्री के कंपेयर में आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। जब हम ये बोलेंगे कि मूल्य वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी के कंपेयर में, फॉरेन करेंसी जो है उसके कंपेयर में आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हो गई है, एप्रिशिएशन हो गया है या उसमें मूल्य वृद्धि हो गई है। तो इन चीजों को आप समझोगे। अब ये बात करते हैं कि यदि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन यहाँ पर है तो इसके बाद ये किसी अगर आपका बीओपी डेफिसिट में है, तो जब बीओपी डेफिसिट की बात करते हो हम सबसे पहले इसी से उठाते हैं कि बीओपी आपका डेफिसिट में,
जब बीओपी डेफिसिट में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन है रिसिप्ट से, या इस तरीके से आप बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि आपकी जो डेबिट है, यानी कि जो आप डेबिट और क्रेडिट जो है, यानी कि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, यानी कि बाहर से आपके पास कम आ रहा है और जो आप देना पड़ रहा है, यानी कि जो पेमेंट कर रहे हो, देनदारी है, वो आपकी ज़्यादा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, किसी भी कारण से आपका जो बीओपी है वो डेफिसिट में है। अब देखिए, जब डेफिसिट में है तो बीओपी का करेक्शन किस तरीके से होता है। तो जब डेफिसिट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जहां पर क्या होगा, एक तरीके से जो पेमेंट्स है वो रिसिप्ट से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप ही सारे सिस्टम को ठीक कर देगा। किस तरीके से कर देगा, ये एक्सचेंज रेट हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर $1 जो है उसकी कीमत है यहाँ पर 45 रुपीज़, यानी कि $1 के बदले आपको कितना रुपये देना पड़ता है, 45 रुपये। ये एक रेट है, एक्सचेंज रेट है, जिस रेट पर आप क्या है डॉलर को किस में चेंज कर रहे हो, रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में, ये एक्सचेंज रेट है। उसके बाद ये क्या करें कि यदि एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, यहाँ पर आप देखिए ये एक्सचेंज रेट है, यदि एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि 75 रुपीज़ हो जाए, ये आपकी साइड से, आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है, जिसको भी आप डोमेस्टिक कंट्री आप मान कर चलोगे, आपकी साइड से क्या हो गया, ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर गया। जब ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या है, आपकी करेंसी जो है, जिस भी कंट्री के आप हो, मान लीजिए कि इंडिया के हो, तो इंडिया में जो आपकी करेंसी की वैल्यू है, आप देख पा रहे हो कि पहले $1 प्राप्त करने के लिए आपको 45 रुपीज़ देना पड़ता था, अब उसी डॉलर को प्राप्त करने के लिए आपको 75 रुपीज़ देना पड़ता है। तो जो ये 75 रुपीज़ आपको देना पड़ा, तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो करेंसी है उस के अंदर डेप्रिशिएशन हो गया है, या ये बोल सकते हो कि मूल्य ह्रास हो गया, या ये बोल सकते हो कि आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या कर गई है, डिक्लाइन कर गई, डिक्रीज हो गई है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ऐसा है तो ऐसे में होगा क्या, जब भी एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है, तो मैं इसके एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब आपकी एक्सचेंज रेट आपकी साइड से बढ़ी हुई है और आपकी साइड से जब आपको बढ़ी हुई दिखेगी, यानी कि इंक्रीज हुई दिखेगी, तो आप ये समझोगे कि आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। या जब डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली काम करते हैं तो ये बोलोगे कि मूल्य ह्रास हो गया है, फिर ये बोलोगे कि यहाँ पर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डेप्रिशिएशन हो गया है। तो जो डेप्रिशिएशन फर्स्ट तो ये है कि जब भी एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, यानी कि एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी साइड से, तो आप बोलोगे कि जो आपकी करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर गया, डेप्रिशिएशन हो गया, फर्स्ट बात। सेकंड क्या है, अब आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, आपका प्रोडक्ट जो है फॉरेन कंट्री के लिए क्या हो गया, चीप हो गया, सस्ता हो गया। अब ये समझिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर यूएस का कोई भी पर्सन, यूएसए का कोई भी बंदा इंडिया में आता है, किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जब $1 = 45 रुपीज़ है, तो यहाँ पर अगर वो कोई भी सामान खरीदता है, मान लेते हैं कोई भी कितना है, 15 रुपये का पर यूनिट उसको पड़ता है, तो यहाँ पर कितने 45 रुपये में कितने प्रोडक्ट वो परचेज कर पाएगा, 15 × 3 करोगे तो यानी कि 45 के 3 प्रोडक्ट वो कर पाएगा, यानी कि 3 प्रोडक्ट वो आपसे परचेज कर पाएगा। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आपके 75 रुपीज़ अब उसको मिलते हैं, $1 के बदले यदि 75 रुपीज़ मिलते हैं, तो अब आप देखिए क्या उसकी जो खरीदने की क्षमता वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी। पहले कितने परचेज कर पाता था, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 75। तो आपने देखा कि अब वो कितने परचेज कर पाएगा, 5 प्रोडक्ट। पहले कितने परचेज कर पाता था, 3, अब कितने, 5। तो उसकी खरीदने की क्षमता कितनी बढ़ गई, 2 प्रोडक्ट ज़्यादा अब वो ले पाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएशन होगा, डेप्रिशिएट करेगी, तो उस टाइम पर जो आपकी मार्केट है दूसरी मार्केट के लिए क्या होगी, सस्ती हो जाएगी, यानी कि वो चीप हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे अब आपके लिए दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट खरीदना महंगा हो जाएगा। तो थर्ड बात क्या है कि दूसरी कंट्री में तो डोमेस्टिक कंट्री है और जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर आपके लिए क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। अब उसको भी एक बार समझ लीजिए।
हम मानकर चलते हैं कि पहले अगर हम यूएस में कोई भी $1 का कोई भी वहाँ पर प्रोडक्ट आता था तो उस डॉलर के प्रोडक्ट के लिए सिर्फ हमें पेमेंट करनी पड़ती थी 45 रुपीज़ की। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को अब हमें लेना है तो उसके लिए 75 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 75 रुपये क्या हो जाएंगे, 45 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, अब आपके लिए फ़ॉरेन जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया है, इसलिए इस समय पर दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट आपके लिए महंगा हो जाएगा। अब देखिए जब ये चीप हो गया है आपके देश में वस्तु, तो इसके क्या होंगे, आप ये बोल सकते हैं ना कि प्राइस ऑफ जो कमोडिटी है उसके कम हो गए हैं। तो इस प्राइस डिक्रीज होने के कारण से आपके एक्सपोर्ट क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। दूसरे केस में क्या है कि जो आप इंपोर्ट करते हो जो प्रोडक्ट, इसके केस में जब आप जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो वो महंगा हो गया है तो आपके इंपोर्ट क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो आपने देखा कि ये सारा सिनेरियो होता है कि जब आपकी एक्सचेंज रेट इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट गिर जाएंगे, और जो भी आपका डेफिसिट था वो क्या कर लिया जाएगा, कवर हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है तो फॉरेन प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड कम होती है। जब आप दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को लोगे ही नहीं तो आपको उनकी करेंसी की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब जो एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर उसकी डिमांड कम होती है, अगर एक्सचेंज रेट कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये था डिमांड के केस में। अगर सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई इसका उल्टा होता है कि जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है तो फॉरेन क्या करते हैं, अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पहले के कंपेयर में ज़्यादा मिलता है। तो इस टाइम पर जब आपका बीओपी डेफिसिट में होगा तो डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या हो जाएगा, डेफिसिट को कवर करने के लिए डिमांड और सप्लाई जब ऑटोमेटिक काम करते हैं तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो उससे क्या होगा, एक तरीके से डेप्रिशिएशन होने के बाद जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा सीन होगा और जिससे आप क्या कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दूसरा केस हो, यहाँ पर एक्सचेंज रेट ये ना होकर एक्सचेंज रेट कुछ ये हो, एक्सचेंज रेट अगर ये है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, लेकिन एक्सचेंज रेट मान लिया जाए कि 25 है रुपीज़। अब यहाँ पर 45 रुपीज़ ना देकर सिर्फ आपको 25 रुपये ही देने पड़ते हैं एक $1 के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, लॉस है यहाँ पर आपको, भले ही आपका जो रुपया है यहाँ पर एप्रिशिएशन में है, मूल्य वृद्धि है, यानी कि आपका जो रुपया हो वो मूल्य वृद्धि कर गया, यानी कि आपके रुपये की मूल्य वृद्धि होगी। या आप ये बोल सकते हो कि आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई। लेकिन जो ये वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ पर लॉस क्या होगा, लॉस ये होगा, आपने क्या किया था, यहाँ पर यही पॉइंट अचीव कर लिया था। अभी यहाँ से आप समझ जाओगे कि इस पॉइंट को दोबारा अचीव कैसे करोगे। जब यहाँ पर $1 के बदले में सिर्फ आपको 25 रुपये देने पड़ते हैं, अब यहाँ पर क्या था, हमने देखा था कि कोई भी प्रोडक्ट 15 रुपये का था तो वो 3 प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर पाते थे। अब कितना है, अब उनको $1 देकर सिर्फ क्या है, एक प्रोडक्ट लेने के बाद उनके पास कितना रुपये बचेंगे, 10 रुपये ही बचेंगे, तो सेकंड प्रोडक्ट भी वो नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि दूसरे कंट्री के लिए आपकी जो मार्केट है वो क्या हो गई, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि कॉस्टली हो गई है। और दूसरा, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपके लिए वहाँ पर खरीदना क्या हो गया, सस्ता हो गया, चीप हो गया। क्यों, अब सिर्फ $1 को प्राप्त करने के लिए पहले वहाँ पर कोई $1 का आप प्रोडक्ट लेते थे उसके लिए 45 पे करते थे, बट लेकिन अब क्या है, अब $1 का प्रोडक्ट लेने के लिए अब आपको सिर्फ 25 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपके इंपोर्ट इंक्रीज होंगे और एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो आपके इंपोर्ट, अब देखिए वैसे यहाँ पर क्या थे, आप सरप्लस में थे। सरप्लस का ये मतलब होता है कि जब आपकी कंट्री का, आपकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है दूसरी कंट्री में ज़्यादा हो या आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो तो उस टाइम पर आप क्या हो, सरप्लस में हो। लेकिन हमें तो क्या, इक्विलिब्रियम चाहिए। तो इस टाइम पर आप देखोगे कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड आपकी कंट्री में ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन जो सप्लायर हैं वो इसकी सप्लाई नहीं करना चाहेंगे। या आप ये बोल सकते हो कि आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगी, पेमेंट बढ़ेगी आपकी और एक्सपोर्ट घटेंगे, यानी कि रिसिप्ट्स यहाँ पर घट जाएंगी और वापस आप इसी पॉइंट को अचीव कर लोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी डिमांड और सप्लाई ये तो आपने समझ लिया कि ये ऐसे ऐसे होगा। अब इसके बाद आप देखिए कि
एक बार इनको इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं कि ये आपकी डिमांड है फॉरेन करेंसी की और ये सप्लाई है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई है। यदि डिमांड इंक्रीज होती है, सेकंड ये आता है यहाँ पर, फर्स्ट डायग्राम वो था, सेकंड क्या है, यदि डिमांड इंक्रीज होती है, डी से D1 हो जाए फॉरेन करेंसी की, ठीक है। तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड किसी भी कारण से इंक्रीज हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर आपने कुछ परचेज किया हो सकता है कि आपने कहीं पर वहाँ पर गिफ्ट दे दिया हो किसी को, हो सकता है कि आप उनके कंट्री से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, तो जब इंपोर्ट करोगे उनका प्रोडक्ट तो उसके लिए पेमेंट तो आपको देनी पड़ेगी, उनकी करेंसी की डिमांड करोगे। किसी भी कारण से जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज करता है। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर $1 की कीमत थी 45 रुपीज़ और यहाँ पर $1 की कीमत थी 75 रुपीज़, तो ये आपकी साइड से एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा। इसका दूसरा केस आप देख लीजिए, यदि डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डी से D1 हो जाती है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, R से R2 हो जाएगा। $1 की कीमत अभी हमने लिया था कि 25 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है और आपकी करेंसी के अंदर डेप्रिशिएशन होता है, जिस समय पर आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट करते हो और वापस आप इसी पॉइंट को अचीव कर लेते हो। दूसरे केस में आपने देखा कि जब डिमांड घटती है तो डिमांड घटने का मतलब है कि अब आप उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम करते हो, तो प्रोडक्ट की डिमांड कम कर रहे हो तो इसके लिए क्या होगा। अब देखिए जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके इंपोर्ट्स बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो घटते हैं, इनकी पेमेंट्स बढ़ेंगी और रिसिप्ट्स घटेंगी, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो करेंसी में एप्रिशिएशन है या मूल्य वृद्धि हो गई है। अब इसके बाद आप सप्लाई का केस देख सकते हो। अब सप्लाई का क्या है, सप्लाई को भी एक बार आप देख लीजिए कि सप्लाई में क्या है कि OX पर वही हमने डिमांड और सप्लाई को लिया है, यहाँ पर वही डिमांड और सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, और यहाँ पर हमने एक्सचेंज रेट को लिया है। ये सप्लाई करा हुआ है जो कि एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा होगा सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, और जितना एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी। ये ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन, एक्सचेंज रेट का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। अब देखिए एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन यहाँ पर है, जो एक्सचेंज रेट का, अब अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए, किसी चीज़ की अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो क्या हो जाएगी, चीज़ सस्ती हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, R से R1 हो जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यदि सप्लाई कम हो जाती है, अब शॉर्टेज हो जाती है यदि फॉरेन करेंसी की, तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सर आज की जो वीडियो है वो इतनी ही है और ये टॉपिक जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।